बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 23 और लेक्चर नंबर 3 है एनालाइजिंग डीएनए। आज हम पढ़ेंगे डीएनए एनालाइज कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या है और जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि एनालाइजिंग डीएनए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर नंबर 23.6 दी हुई है, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि इंडिविजुअल का जो जीनोम होता है उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से की गई है। तो पहली बात, जीनोम क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी जानदार के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें हम जीनोम कहते हैं। प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए को एनालाइज करने के लिए, तो हम पहले उस जीनोम के हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसके हम पीस करते हैं और वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। और आपको पता है कि वो हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। तो जीनोम पहला जो इसका स्टेप होगा वही होगा कि हम लोग जीनोम लेंगे किसी भी इंडिविजुअल का और उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए उसे हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। वो जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका पूरा नाम जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम RFLPs भी कहते हैं। और ये RFLPs डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ये पाए जाते हैं। अब ये जो RFLPs हैं, ये RFLPs ये बनते कैसे हैं, जैसे आपको बताया कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि प्रोसीजर क्या है कि हम डीएनए को एनालाइज कैसे करेंगे। तो वो जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट किया जाता है और साइज के अंदर उनके मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है और इसके अलावा उनका जो साइज भी हो सकता है कि डेंसिटी के लिहाज से भी हम उन्हें सेपरेट करते हैं। तो इसके बाद जो रिजल्ट इससे हम निकालते हैं वो एक फिल्म के ऊपर हम निकालते हैं और वो रिजल्ट जो होता है दैट इज इन दी शेप ऑफ बैंड्स। तो बैंड्स जो होते हैं एक्चुअली वो एक समीयर होता है, समीयर जिसे आप धब्बा भी कह सकते हैं, और वो समीयर सा उस फिल्म के ऊपर बनता है और उससे हम एनालाइज करते हैं कि ये जो इसे हम कंपेयर करते हैं और मुख्तलिफ जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज के अंदर ये प्रोसीजर जो होता है ये इस्तेमाल भी होता है। तो एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोब क्या चीज़ होती है कि प्रोब एक आइडेंटिफायर होता है जो आपके स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करता है इन होल डीएनए, और इसको हम लोग जेनेटिक मार्कर भी कहते हैं कि ये जेनेटिक मार्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर प्रोब हर जीन का अपना अपना होता है और उसके बाद फिर हम लोग उस स्पेसिफिक जीन को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन एक्सरे फिल्म। ठीक है जी, मैं भी आपको इसका प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि इसमें ये बहुत ही आसान है आपको समझने के लिए फ्लो चार्ट कि हम सैंपल लेंगे जिसका हमने मालूम करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। सपोज जो रैप केस होते हैं उनके अंदर भी, या मर्डर केस होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, कि उसको हम लोग मालूम करने के लिए कि मर्डरर कौन है या रैपिस्ट कौन है, तो हम उनके सैंपल लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। और दो तरीके होते हैं कि उनकी अगर हमने कॉपीज बनानी होती हैं तो हम लोग पीसीआर करते हैं, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और पीसीआर के अंदर भी इसी तरह से अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है और उसके बाद उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है और वहां से पता चलता है, हम मैच करते हैं ये क्या वाकई जो है ये मर्डरर या रैपिस्ट यही है। या दूसरा प्रोसेस जो भी हम पढ़ रहे हैं वो RFLP वाला है कि इसके अंदर हम लोग डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए उसके हम पार्ट्स बना लेते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है, छोटा सा अपरेटस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर हम लोग उसे परफॉर्म करवाते हैं और उसके बाद फिर एक्सरे फिल्म पर उसकी हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करके हम उसे एनालाइज भी करते हैं।
ये प्रोसीजर इसको मजीद फ्लो चार्ट के अंदर हमारे किताब में भी मेंशन है और यहाँ पर भी मेंशन है कि हम लोग पहले डीएनए का सैंपल लेते हैं, जैसे आपको पहले बताया, और उसके बाद हम उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं डीएनए की, और उसके बाद हम लोग डीएनए की क्लीवेज का मतलब होता है कि डीएनए के पार्ट्स बन जाते हैं। उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अपरेटस इस तरह का ये उसकी प्लेट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट भी कहते हैं। तो ये इसके ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं, निशानात नजर आ रहे हैं, इन्हें हम समीयर कहते हैं। हम इनसे हम अंदाजा लगाते हैं, इसे कंपेयर करते हैं जिसके ऊपर शुबा होता है, और उसके बाद फिर हम लोग उससे पता चला सकते हैं कि ये इनका जो विक्टिम है। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट, ये आपके सामने ये वाला, ये फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको मिलेंगे। और बहुत आसान तरीका जो कि ओरिजिनल में इसी तरह से होता है, इसकी आपको वीडियोस यूट्यूब से मिल जाएंगी। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये मैकेनिज्म जो प्रोसेस वो इस तरह से है। ये एक ऑपरेटस है, इसके अंदर ये वाली जो है ये प्लेट है, और इसके अंदर ये जो ओपनिंग्स बनी हुई है ये वाली, ये वेल्स इसे कहते हैं, WELLS। ये इसके अंदर वेल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है जी, जिसके अंदर आप लोग डीएनए के सैंपल आप इसमें इंसर्ट करते हैं। ये भी वेल्स हैं, ये भी वेल्स हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हम फ्लूइड डालते हैं उस फ्लूइड को हम कहते हैं बफर कहते हैं, जो कि मेंटेन करता है पीएच को। तो इसी प्लेट को, जो ये प्लेट है, इस प्लेट को यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है कि ये इसके वेल्स हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी जो सैंपल होता है वो हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी पिपेट्स होती हैं जिनके जरिए से हम इसमें सैंपल डालते हैं, और ये इसके अंदर हम जो फ्लूइड हम फिल करते हैं वो होता है कौन सा जी, के वो फ्लूइड होता है जो बफर सोल्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग जब इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये जो इसके डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं, और ये मूव करते करते ये यहाँ पर ये समेयर बनाते हैं। तो इसको एक समेयर कहते हैं, ये नेक्स्ट समेयर है, ये अगला समेयर है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, किसके ऊपर, हम एक जो एक्सरे फिल्म होती है उसके ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी से जो हम बनाते हैं, जैसे कि एक्सरे करते हैं तो वो जो आपको एक फिल्म सी मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सरे फिल्म। और ये एक्सरे फिल्म से हम एनालाइज कर लेते हैं कैसे। अभी हम आगे देखते हैं। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ जी कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैकेनिज्म इतना सा ही अपरेटस होता है। इसके अंदर जो मेन चीज है बेटा वो इसके अंदर ये प्लेट है, और उसके बाद इसके अंदर ये वेल्स शो किए हुए हैं। इन वेल्स के अंदर हम अपना जो सैंपल हम डालेंगे, एक साइड पे डाल देंगे विक्टिम का, एक साइड पे डाल देंगे जो मर्डर जिसका हुआ है उसका डाल देंगे, और इसी तरह से जो 2-3 विक्टिम्स उनका डाल के फिर हम उसे कंपेयर करेंगे कि किसके साथ ये कौन, मतलब इसका रेपिस्ट है या इसके अंदर जो मर्डरर है वो कौन है, वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इनके यहाँ पर ये डीएनए सैंपल जो थे ये लोड हो रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट जी। अब इसके बाद ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, इसके अंदर ये मेंशन है यहाँ पे कि हमने ये डीएनए लिया, ठीक है, ये डीएनए डिफरेंट जो ग्रुप्स का, उसके बाद फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो उनके फ्रेगमेंट्स बन गए, जिसे आप RFLP कहते हैं। फिर ये वही जो ऑपरेटर्स है, ये इसका वोल्टमीटर है, हमने इसके अंदर डीएनए सैंपल ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर क्या किया जी कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर ये यहाँ पर ये इसके अंदर रेडियोएक्टिव प्रोब डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से इसकी फिल्म बनती है जिसे हम ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं, और ये समेयर बन रहे हैं। ये एक और डायग्राम से मजीद आपको वाज़ेह हो जाएगा ये प्रोसेस कि ये जो पिपेट्स ये छोटी छोटी हैं, इनके अंदर आपके सैंपल्स हैं, और ये एक पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है, ये तीसरे पर्सन का, और ये जो आपको एक्सरे फिल्म में आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, दीज आर समीयर्स। और ये ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए से हासिल हुए हैं। और ये जो आपके सामने जो ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो ऑपरेटर्स है, और ये फिल्म है, ठीक है जी। और ये प्लेट जो आपको ऊपर से नजर आती है, इसके ऊपर जो आपके सामने पेपर प्लाट्स जिसके ऊपर आप वेल्स बने होते हैं और जहां पर ये समेयर बनते हैं, ये वो चीज है।
एक और डायग्राम, ये आपके लिए डायग्राम इसलिए 3-4 ऐड की हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम प्रोसीजर किस तरह से करते हैं। ये फ्लो चार्ट एक और दिया हुआ है जिसके अंदर जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो ये वही चीज इन फ्लो चार्ट के अंदर भी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे होगा। हम डीएनए लेंगे, हम उसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट मतलब निकालेंगे किसी जानदार के अंदर से, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर उसका डीएनए सैंपल बनेंगे। डीएनए सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से हम डालेंगे एक उसके अप्रेंटिस के अंदर, फिर यहाँ पर इसको हम इंक्यूबेशन में थोड़ी देर के लिए रखेंगे, मतलब इसे हम लेबल करेंगे विद प्रोब्स, और एंड में जो है वो एक्सरे फिल्म के ऊपर हम उसको एनालाइज कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो मतलब आपको रिजल्ट मिलता है वो इस तरह से, जैसे एक्सरे के ऊपर आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, सेम ऐसे ही ये वाला रिजल्ट है, ये भी एक्सरे फिल्म है। ठीक है जी। तो जो डीएनए है ये याद रखिएगा कि अगर हम कोई विक्टिम है उसको सिर्फ से आपके पास स्पर्म आ गया है, तो आप उस स्पर्म जो होता है, जो रैपिस्ट का जो स्पर्म होता है, आप उससे भी एनालाइज कर सकते हैं कि सस्पेक्टेड रैपिस्ट होता है वो कौन है। तो रैपिस्ट का जो स्पर्म लेंगे और स्पर्म को आप एनालाइज करेंगे, उसके अंदर आपको उसके फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से आपको एक्सरे फिल्म मिल जाएगी, उसको हम कंपेयर करेंगे तो उससे आपको मिल जाएगा कि रैपिस्ट कौन है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को रैपिस्ट को मालूम करने के लिए, सस्पेक्टेड रैपिस्ट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इसका यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो इसकी पेरेंटेज को मालूम करने के लिए कि इसके पेरेंट्स कौन है, वो भी हम इसी फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से मालूम करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में इसके डायग्राम मेंशन भी है। इसके अलावा हम लोग जो इस प्रोसेस को किसी भी मर्डर को मालूम करने के लिए ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनी हुई है 23.7, इसमें ए पार्ट भी दिया हुआ है, बी पार्ट भी दिया हुआ है। ए पार्ट के अंदर आपको नजर आएगा, उसमें पेरेंट्स की बात होती है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो इसमें इस ए पार्ट, ये और ए पार्ट ये डायग्राम है, इसके अंदर ये मदर है, ये उसके डीएनए का ये समेयर बने हुए हैं। ठीक है जी, ये एक समेयर है, ये उसके बाद नेक्स्ट समेयर है, उसके बाद ये नेक्स्ट समेयर है, उसके बाद ये नेक्स्ट समेयर है। ठीक है जी, और ये फादर के है, ये वाला एक समेयर यहाँ पर उसका है, एक समेयर यहाँ पे है। जाहिर बात है मदर और फादर इनके, क्योंकि डीएनए जो है वो बच्चे के अंदर होते हैं, सी का मतलब चाइल्ड है, तो यहाँ से इस एक समेयर ये वाला और एक ये समेयर ये मिलेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे का। इसी तरह से इस लेफ्ट साइड पे ये वाला, ये एक समेयर और ये राइट साइड वाला समेयर ये मिलेंगे आपस में, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो मिलेंगे तो यहाँ पर ये तीन ये बच्चे के बन गए समेयर। तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिलने से बनते हैं। तो अभी अगर ये एनालाइज करते हैं कि सपोज मदर जो है, सपोज वो लेबर रूम में है और वहां पर उसकी डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चे का डीएनए है, ये मदर का है, और ये मालूम करना है कि इसका फादर जो है वो कौन है, फादर 1 है या फादर 2 है। मतलब है कि अगर बाहर दो आदमी बैठे हुए हैं और वो दोनों क्लेम करते हैं कि ये बेटा मेरा है, तो उसके लिए फिर सपोज आप एक को F1 कह दें और एक को F2 कह दें, तो F1 का भी आप डीएनए का एनालिसिस ले लेंगे और F2 का भी ले लेंगे। उसके बाद फिर आप कंपेयर करेंगे, कैसे मदर और F1 से कंपेयर करेंगे, फिर मदर और F2 से कंपेयर करेंगे। आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपने चाइल्ड को मेन माइंड में रखना है। तो आप इसमें देखें M जो है इसका ये समेयर है एक और F1 का समेयर है, बच्चे का यहाँ F1 का यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे समेयर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता। दूसरी बात, अगर आप F2 का देखें तो यहाँ मदर का है और इधर फादर का है, तो इन दोनों का समेयर मिलने से इस जगह पे आपको मिल जाएगा इस बच्चे का कौन सा, ये जो चाइल्ड का समेयर मिल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ नजर आ रहा है कि F2 जो है वो इस बच्चे का बाप है। यहाँ भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ F1 के यहाँ इधर भी मेंशन है, इधर भी समेयर मेंशन है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ बच्चे का कोई भी, यहाँ पर कोई भी आपको समेयर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है F1 जो है वो इस बच्चे का बाप नहीं है, बल्कि F2 जो है वो इस बच्चे का बाप है। अब यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये F2 है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये इसी तरह से यहाँ 2 है इस जगह पे,
तो इस जगह पर भी वही दो इस जगह पे है। तो मदर जो है और जो फादर है, इन दोनों की जो समेयर है उनको मिलाने से बच्चे का समेयर बन जाते हैं। तो ये इस तरह से एनालाइज होता है। जो आपके सामने जो बना हुआ है ये एक उसका जो एक्सरे फिल्म है। इसी तरह से जो सेकेंड डायग्राम है ये वाली, ये है उस विक्टिम वाली की। अब इसमें देखें कि इसमें ये विक्टिम का ब्लड है, ये स्पेसिमेन है, मतलब है कि उस लड़की के नाखून के अंदर, जो लड़की जो है जिसको मारा गया है उसके नाखून के अंदर, और ये स्पेसिमेन जो दिया हुआ है ये एक टीनएजर की जो जिसकी डेथ हुई थी, जिसको मर्डर किया गया था, उसकी जो नाखून होते हैं उसके अंदर जो है वो जो स्पेसिमेन मिला स्किन का, तो ये वो स्पेसिमेन है। तो मतलब ये कि यहाँ पर आप देखें ये सस्पेक्ट नंबर 1 है जिसके ऊपर शक किया गया, ये दूसरा है, ठीक है जी, और ये तीसरा है। तो ये इस कहानी में पूरी सुना देता हूँ इसमें कि जो लड़की है उसको मर्डर जब किया जा रहा था, जब उसे मारा जा रहा था, तो उसने अपने हाथों से लड़के को धकेलने के लिए जो है उसने कोशिश की, जिसकी वजह से उसके जो नाखून है, उसके जो नेल्स हैं वो उसके लग गए, किसके ऊपर, उस बच्चे के जो फेस के ऊपर लग गए। तो फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर, तो जो उस विक्टिम की, जो उस मर्डरर की जो स्किन है वो उसके नेल्स के अंदर आ गई। तो जो इन्होंने स्पेसिमेन लिया है वो उसके नेल के अंदर मौजूद स्किन से लिया है। तो ये जो स्किन जो शो की गई है ये उस मर्डरर की है, ठीक है, जो रेपिस्ट आप कह लें या मर्डरर आप कह लें, जो जिसने मारे हैं। और ये सस्पेक्टेड जो लोग हैं, मतलब जो मर्डरर हो सकते हैं, इनके ऊपर शक है, तो ये वो है। अब इनका जो कंपैरिजन किया गया वो इस तरह से कि आपने इस पे फोकस करना है स्किन पे, और एक 1, 2, 3 पे फोकस करना है। ये जो स्पेसिमेन जिसके साथ मैच कर गया वही बंदा जो होगा वही उसका मर्डरर होगा। तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि ये जो स्किन है इसका स्पेसिमेन ये वाला ये मैच कर रहा है पहले नंबर वाले से, ठीक है जी। सेकंड वाला से ये मैच नहीं कर रहा, थर्ड वालों से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला है ये कौन है, ये मर्डरर है, ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर ये मेंशन है, यहाँ पर भी लिखा हुआ कि F1 जो है उसका फादर नहीं है पेरेंटेज के लिहाज से, और इसी तरह से जो नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है फोरेंसिक के लिहाज से ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो कहानी मेंशन है यहाँ पे, क्या क्रिमिनल ऑन अ डेजर्टेड प्लेस assaulted a woman, she scratched his face in her defense but murdered her and ran away। ये वाली कहानी है, ठीक है जी। The forensic scientist recovered murdered hair and ये murdered hair and skin cells from the underneath her nails। ये वाली कहानी यहाँ मेंशन है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो ये हमें समझ आ गया कि जो सस्पेक्ट 1 है उसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो मैच कर जाते हैं किसके साथ, उसकी स्किन के साथ जो कि उसकी नेल्स के अंदर थी। तो इसका मतलब है कि जो सस्पेक्ट 1 है वो इसका विक्टिम होगा। क्लियर जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पीसीआर की एम्पलीफिकेशन के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, ये जो एनालिसिस करते हैं हम क्यों करते हैं। तो ये पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर एम्पलीफिकेशन या डीएनए एनालिसिस को हम यूज क्यों करते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं वायरल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए करते हैं, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। फोरेंसिक लेबोरेटरी में जैसे कि आप सीआईडी प्रोग्राम देखते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या हम लोग एवोल्यूशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन की हिस्ट्री को मालूम करने के लिए हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। और डीएनए जो है ये पता चलता है कि ये कितने साल पुराना है। तो ये जो मम्मीज होती हैं तो उनका डीएनए जो होता है वो भी हम उसको एनालाइज करके हम मालूम कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं बाय पीसीआर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो स्टेप है बहुत ही आसान टॉपिक है कि जीन की सीक्वेंसिंग। आपने पढ़ा होगा कि जीन जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो वो जो जीन की सीक्वेंसिंग है वो किस तरह से होती है,
कि जीन के अंदर जो बेसिस की मतलब पहले एडेनिन आएगा, थाइमीन आएगा, साइटोसिन आएगा, गवानीन पहले कौन आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो ये मालूम करने का प्रोसेस जो है उसे हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एफ सेंगर साइंसदान ने इंसुलिन के जीन को सीक्वेंस भी किया था। ये 1970 में ये प्रोसेस जो है एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा काम किया गया, और ये प्रोसेस किस तरह से होता है इसको हम आसान तरीके से समझ लेते हैं कि इसका स्टेप को आपने समझना है, बहुत ही आसान है। इसे जैसे पीछे हमने पढ़ाई वैसे ही प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें फर्क है कि हम डीएनए के हम पीस करते हैं। पीस का मतलब ये होता है, हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डिफरेंट स्पेसिफिक पीसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम जीन कहते हैं। तो हम जीन को सेपरेट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एगरोस जेल, जो नीचे आपको अप्रेटिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दिखाया था, तो उसके ऊपर हम रन करेंगे और उसके बाद हम लोग जीन के सीक्वेंस को हम पढ़ लेंगे। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, तो ये प्रोसेस, एक प्रोसेस का नाम वही एफ सेंगर के नाम से है, सेंगर मेथड है, जिसके अंदर हमें केमिकल यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम लोग सेपरेट कर सके स्पेसिफिक डीएनए को। लिखा हुआ है दैट आर यूज्ड टू टर्मिनेट डीएनए सिंथेसिस एट डिफरेंट साइट्स। इसी तरह से सेकंड मेथड है, उसे हम मैक्सम गिलबर्ट मेथड कहते हैं। ये भी डीएनए थ्रेड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कट करने के लिए इस्तेमाल होता है डिफरेंट साइज के अंदर। ये प्रोसेस जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है और ये बहुत ही आसान है। ये आपके सामने यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये थाइमीन का है, ये साइटोसिन का, ये गवानीन का। अब इसके अंदर आपने इसी इसका समीर नजर आ रहे हैं, हम ये अभी थोड़े पहले पढ़ चुके हैं, ये समीर्स हैं। पढ़ना किस तरह से है, बहुत ही आसान है ये। इसको आपने बॉटम से पढ़ना, 5 प्राइम एंड से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है जी। तो आप 5 प्राइम एंड से पढ़ेंगे तो जब इस प्लेट पे देखिए तो इसमें यहाँ पर कोई जी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सी नहीं है, यहाँ पर कोई भी टी नहीं है, सिर्फ कौन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडेनिन है यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखेंगे, उसके सामने ए लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके सामने आ जाएगा यहाँ पे, इसके सामने कोई और नहीं है तो यहाँ आ जाएगा टी आ जाएगा, इसके सामने कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जी है तो यहाँ पर जी आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जी के बाद फिर आता है, इसकी बारी आती है, इसे आप डी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है सिर्फ और सिर्फ इसकी सी की आती है, फिर आती है यहाँ से इसकी ए की आती बारी, उसके बाद फिर आती है यहाँ पर जी आता है, जी के बाद फिर यहाँ पे ये डी आता है, डी के बाद फिर यहाँ पे सी आता है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट भी सी है, उसके बाद फिर आता है ए आता है, उसके बाद फिर आता है ये वाला जी आता है। तो ये जो सीक्वेंस है फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड जो सीक्वेंस है, इसको आप क्या कहते हैं, इसका सीक्वेंस क्या लिखेंगे, इस डीएनए के पार्ट का वो लिखेंगे, ए से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ए टी जी टी सी ए जी टी डबल सी ए जी, ये वाला इसका सीक्वेंस होगा। क्लियर पॉइंट होगी जी। तो जीन के सीक्वेंस को पढ़ना इस तरीके से हम पढ़ते हैं, फ्रॉम बॉटम से पढ़ते हैं। प्रोसीजर बहुत आसान है कि हम लोग पहले डीएनए को कट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसके डिफरेंट साइज में कट करने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे और जो फिल्म नजर आएगी उसके अंदर हम लोग उनको पढ़ लेंगे। अब इसके जो प्रोसेस के अंदर ये आपने याद रखना है कि ये प्रोसेस सिंपली जो पावरफुल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस जो होता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग का, उनके अंदर जो है वो लोड होता है और उनका स्टोर होता है। और ये प्रोसेस जो है हम करते किसके अंदर है, वो छोटी सी जो मशीन आपके सामने बताई है जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स बताया है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस सारे का सारा अब ये रोबोटिक डिवाइसेस के जरिए से हो रहा है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। और इसमें जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि ये प्रोसेस जो है इसके अंदर हमने डिफरेंट जो चेन्स को टर्मिनेट करना होता है न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो हम किस तरह से करते हैं, हमें वहां पर इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट डाइज इस्तेमाल होती हैं, और डाइज होती हैं वो फ्लोरेसेंट होती हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि यहाँ से हमने इन्हें कट करना होता है। कट का मतलब जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने होते हैं। इसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने कि ये पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू यहाँ से आता है
कि a detector positioned near the bottom of the gel reads and records the color of the fluorescent label on each band and as it passes through the laser beam। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसके बॉटम से डिटेक्टर होता है जो इसे पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद फिर उसको बॉटम से अपवर्ड पढ़ना शुरू करता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट वन, ये सारा कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ एक चीज मेंशन है कि दीज इंक्लूड प्लांट क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड मेनी ऑफ यीस्ट एंड निमाटोड वर्म। इसका मतलब ये है कि हम इन जानदारों के सीक्वेंस को भी हम पढ़ चुके हैं। ये जानदार जो है, जानदार के पार्ट्स जो है, प्लांट के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं सम ट्रेसेस ऑफ डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और यीस्ट निमाटोड में होते हैं। तो हम ड्रोसोफिला के पढ़े जा चुके हैं और इसको तो बायोटेक्नोलॉजी में अरेबिडोप्सिस को इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लांट है। और इसके अलावा माउस के और ह्यूमन के भी जो प्रोसेस है, मतलब है कि जो सीक्वेंस है, ये पढ़े जा चुके हैं। और रिसर्चर्स लास्ट पॉइंट इसका है कि दैट हैव आल्सो डिड्यूस्ड, मतलब उन्होंने बताया है कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस। और आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर इंसान के अंदर मौजूद टोटल जीन्स कितने हैं वो मालूम किए जा चुके हैं। और फिर उसके बाद जो जीन्स है, हर जीन का बेस सीक्वेंस भी मालूम किया जा चुका है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग इंसान के अंदर जो जीन थेरेपी होती है वो इजीली कर सके, पता चल सके कि फलां जीन उसका सीक्वेंस ये है, तो उससे हम उससे रिलेटेड हम पार्ट्स को बना के उसको हम लोग उसकी जीन थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं उनके भी जो बेस सीक्वेंस है वो मालूम किए जा चुके हैं। ये था आज का लेक्चर हमारा। थैंक यू सो मच। इसे लाजमी याद कीजिएगा और फिर भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।